ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेष लेखन क्या है। अधिकतर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। आप अपना न्यूज़पेपर उठाइए, आज का जो न्यूज़पेपर आया होगा उसमें आप देखिए कि स्पोर्ट्स पेज अलग है, बिजनेस पेज अलग है, सिनेमा जगत का पेज अलग है जिसमें आपके हीरो हीरोइन की जो पार्टीज़ हैं और कौन सी मूवी रिलीज़ होने वाली है, क्या है, ये सारी चीज़ें सिनेमा और मनोरंजन के उसमें सिर्फ आजकल क्या है ना, सिर्फ सिनेमा से रिलेटेड नहीं है, हमारे जो टीवी वर्ड है उससे रिलेटेड भी काफ़ी न्यूज़ आती है। अलग अलग पृष्ठ होते हैं, इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह के लिखे जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर हम खेल वाले पृष्ठ के लिए अगर कोई फीचर लिखते हैं, कोई आलेख लिखते हैं, ठीक है, हम व्यापार के लिए अलग लिखेंगे, हम सिनेमा या मनोरंजन क्षेत्र के लिए अलग लिखेंगे, कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र से अगर कोई हम फीचर लिखेंगे तो वो अलग तरीके से लिखा जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारे क्षेत्र अलग हैं और इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए अब जैसे हमने कहा खेल, तो खेल में स्पोर्ट्स किस तरीके से हो रहा है ये, अब चूंकि डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको लेखन किया जाएगा। इनकी भाषा और शैली दोनों ही अलग होती है। आप खेल की भाषा ले लीजिए, मनोरंजन की भाषा ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर या खेती से रिलेटेड ले लीजिए, आप क्या कहते हैं रक्षा से रिलेटेड ले लीजिए, इन सब की भाषा में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। किसी समाचार पत्र या पत्रिका को संपूर्ण बनाने के लिए उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों को की जानकारी नियमित रूप से दी जाती है। अब देखिए, मेन समाचार पत्र हम क्यों पढ़ते हैं कि डेली पूरे भारत में या हमारे प्रदेश में या वर्ल्ड में जो चीज़ घटित हुई है उसकी हमें जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। वही चीज़ क्षेत्रों में घटने वाली घटनाएं, समस्याएं और मुद्दों की पूरी जानकारी हमें मिले, हम न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है। विशेष लेखन से एक और समाचार पत्र में विविधता आती है तो दूसरी ओर उसका कलेवर व्यापक होता है। कलेवर का मतलब जानते हैं क्या होता है? कलेवर का तात्पर्य होता है कि हम कोई चीज़ जो पढ़ते हैं, वो मान लीजिए हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर हम उसको समराइज करके निकालने की कोशिश करें तो हम अगर उसको बोलेंगे तो ये पेपर न्यूज़पेपर कैसा रहा आपका, आपके सामने 4 न्यूज़पेपर हैं, आप पढ़ो। अब उसमें अगर आप बेस्ट पेपर दोगे कौन सा, जो आपको डिफरेंट चीज़ें दे रहा है वही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब हम आ जाते हैं विशेष लेखन होता एक्चुअल क्या, विशेष लेखन क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समाचार पत्र में हमने एक खेल, चल सिर्फ एक पृष्ठ लेकर हम चलते हैं, खेल जगत का हम एक पृष्ठ लेते हैं जिसमें हमने मान लीजिए आईपीएल हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, हॉकी हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे हो रहा है, बहुत सारी लेवल्स पे जो है हम लोग के यहाँ खेल होते हैं। और ये सारी की खबरें तो हुई कि मान लीजिए जो जितनी खबरें हैं वो तो छपी। इसके अलावा एक लेख छपा, मान लीजिए कपिल देव का लिखा हुआ एक लेख छपा। उस लेख में क्या था कि क्रिकेट से जुड़ी जो खेल संबंधी समस्याएं हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया था, ठीक है। अब ये एक विशेष लेखन के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि विशेष लेखन उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर चुके लोग ही लिखते हैं। अब कपिल देव क्या है, एक क्रिकेटर है। अब वो क्रिकेटर होने के कारण बहुत हद तक क्रिकेट के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी लेख लिखेंगे तो वो डीपली हर एक चीज़ की नॉलेज हमें देंगे। तो एक होती है आपकी बीट रिपोर्टिंग और एक होती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। बीट का मतलब क्या होता है, एक संवाददाता है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक संवाददाता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे जो है क्राइम जो है क्षेत्र ज़्यादा पसंद है, तो जब मैं किसी भी पत्रकार एजेंसी में जाऊंगी तो उनसे बोलूँगी कि मुझे क्राइम रिपोर्टर बना दीजिए, ठीक है। आप जाओगे तो आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप बोलोगे कि मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अब हम लोग अगर आप एक हुए, आपको एक स्पोर्ट्स पसंद है और मुझे एक क्राइम पसंद है, हम दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। अब हम दोनों जाएं एक ही पत्रकार कंपनी में, मतलब एक ही समाचार कंपनी में जाएं, तो अब आपको जो क्षेत्र कवर करने के लिए दिया जाएगा वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कोई भी लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे कोई भी खेल हो, आप उस क्षेत्र में न्यूज़ कवर करोगे। मैं किस पे कवर करूँगी? मैं अपने क्षेत्र यानी कि क्राइम पे। तो यही हम लोग की क्या होगी, बीट होगी।
पत्रकारिता में हमारा इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अगर हमें कार्य करने के लिए दिया जाता है तो वो हमारा बीट होता है। अब बीट रिपोर्टिंग में हम सतही नॉलेज देते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा एक समराइज करके बताती हूँ, अभी मैं आपको चीज़ें पूरी डिटेल में भी बताऊंगी। बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है, जब हम अपने क्षेत्र की सतही नॉलेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्राइम हुआ, किसी का पर्स छीन लिया गया, किसी की चेन छीन ली गई, उन गुंडों को पकड़ लिया गया, उनको जेल डाल दी गई, ये एक सतही नॉलेज जब हम दे रहे हैं तो ये बीट रिपोर्टिंग है। उसी तरीके से आप स्पोर्ट्स में दे रहे हैं कि भाई हॉकी खेला जा रहा है, ये 2 टीम्स खेल रही हैं और इन 2 टीम्स का इतना इतना स्कोर है, इतने लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप खिलाड़ियों के बारे में भी पर्सनल इंटरव्यू लेकर बता दोगे, तो ये सारा सतही नॉलेज है। अब डीपनी नॉलेज में आए हम, मान लीजिए हमारे क्षेत्र में कोई 2 गैंग बहुत एक्टिव हैं, उन गैंग का पास्ट क्या है, उन गैंग में कितने लोग हैं, वो किस तरीके का क्राइम करते हैं, क्या क्या तरीके का गलत करते हैं। तो इस तरह की डीपली नॉलेज खोज कर लाना, अब ये काम कौन कर सकता है, यानी कि वो कोई उस क्षेत्र में अच्छा खासा विशेषज्ञ हो जो जानता हो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। उसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी यही होगा। किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्रिकेटर है या किसने उस क्षेत्र में कोई भी डिग्री हासिल की हुई है, वो उसका डीपली लेख लिखता है तो वो कहलाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये मैंने 2 चीज़ें आपको यहाँ पर बताई। वही चीज़ जब हम किसी समाचार में विशेष लेखन प्रस्तुत कर देते हैं, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा लिखे हुए लेख को हम प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो समाचार ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। क्योंकि लोग, अब मान लीजिए मुझे अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं कपिल देव के लेख को ज़रूर पढ़ूंगी ना। उसी तरह स्पोर्ट्स में जितने लोगों का इंटरेस्ट है वो कपिल देव के लेख को पढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस न्यूज़पेपर को खरीदेगा। वास्तव में पाठक अपनी व्यापक रुचियों के कारण साहित्य, विज्ञान, खेल, सिनेमा आदि विविध क्षेत्रों से जुड़ी खबरें पढ़ना चाहता है। इसीलिए समाचार पत्रों में विशेष लेखन के माध्यम से निरंतर और विशेष जानकारी देना आवश्यक है। अब देखिए, इन सभी क्षेत्रों में विशेष लेखन किया जाता है। अब इसमें साहित्य हो, विज्ञान हो, खेल हो, सिनेमा हो, कोई भी क्षेत्र हो, इनमें अगर कोई भी एक विशेषज्ञता हासिल किए व्यक्ति ने लेख लिखा तो लोग उसको पढ़ते हैं और ये वैरायटी आती है किसी भी समाचार पत्र में। अब आ जाते हैं क्या है विशेष लेखन, ठीक है। मैंने आपको विशेष लेखन वैसे बता तो दिया, लेकिन अब आपको हम थोड़ा, क्योंकि हम एक चीज़ समझाना होता है, एक होता है थ्योरिकल लिखना। अब आपको थ्योरिकल लिखना भी, इसीलिए मैं हर एक चीज़ आपको वर्बली बताती भी हूँ ईजी वे से, ताकि आपकी समझ में आ जाए। और सामने हमारे जो स्लाइड्स रहती हैं वो हमारी क्या रहती हैं, वो थ्योरिकल रहती हैं, ताकि आपको जब लिखना हो तो आप उस भाषा में लिखें। विशेष लेखन का अर्थ है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटके किया गया लेखन, ठीक है। अधिकांश समाचारों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। डेस्क यानी कि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कार्यस्थल। मान लीजिए एक रूम है, एक समाचार एजेंसी में एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें आपके 5 डेस्क लगे हैं। उन 5 डेस्क इतने बड़े बड़े डेस्क हैं कि उसमें 4 से 6 लोग बैठ के एक डेस्क पे काम कर सकते हैं। अब एक डेस्क पर क्राइम का काम हो रहा है, दूसरे डेस्क पे खेल का काम हो रहा है, तीसरे पर रक्षा मंत्रालय है, चौथे पर व्यापार जगत है, 5वें में आप सिनेमा या मनोरंजन संबंधी। तो इन सभी डेस्क पर अलग अलग जो है क्षेत्रों का काम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्क बोलते हैं। और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि एक अगर सिनेमा जगत का डेस्क लगा है तो उसमें उसी इंटरेस्ट के लोग काम करेंगे जो सब सिनेमा में की जगत में काम कर रहे होंगे। एक अगर खेल जगत का डेस्क है तो उस पर सब उसी क्षेत्र से जुड़े जितने भी पत्रकार या संवाददाता हैं वो काम करेंगे। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल और खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादक संवाददाताओं की से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता। अब इस क्षेत्र में अब इन डेस्क पे काम करने वाले लोग जो हैं वो आपके जो है संपादक होंगे। एक तो मेन सह संपादक और संपादक जो काम करते हैं वो पूरे पेपर के लिए करते हैं। उप संपादक क्या होते हैं, उप संपादक होते हैं हर क्षेत्र के लिए अलग अलग। जैसे मान लीजिए एक तो हुआ संपादक जो पूरे पेपर का हेड है,
उसके नीचे होते हैं आपके सह संपादक, जो उसको संपादकीय लिखने और पेपर को पूरी तरीके से अरेंज करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं उप संपादक। उप संपादक अलग अलग डेस्क पे अलग अलग होते हैं। जैसे खेल क्षेत्र में एक उप संपादक होगा, क्राइम क्षेत्र में एक होगा, आपका सिनेमा जगत में एक होगा, साहित्य जगत में एक होगा। तो हर क्षेत्र के अलग अलग उप संपादक होंगे। फिर उनके नीचे क्या आते हैं, संवाददाता आते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ संवाददाता जो है आपके हो जाते हैं बीट रिपोर्टिंग करने वाले, और कुछ हो जाते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले। तो इनमें कुछ विशेषज्ञता हासिल किए होते हैं और कुछ सतही नॉलेज की, जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के कारण यहाँ पर आते हैं। खबरें भी कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी और भी विषय से जुड़ी हो सकती हैं। खबरें बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। जो भी पत्रकार या संवाददाता पत्रकार एजेंसी में जाता है, वहां पर उसका इंटरेस्ट जो कोई भी है, उसे उसी क्षेत्र में अगर काम करने के लिए दे दिया जाए तो वो उसकी बीट होती है। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। जैसे मैंने बोला कि अगर हमको इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया था, मेरे को इंटरेस्ट है कि मेरे को अपराध क्षेत्र में, तो मैं अपने क्षेत्र में जितने भी क्राइम्स हो रहे होंगे मैं उन सभी को कवर अप करूंगी। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। अखबार की तरफ से कि कोई भी अगर प्रश्न उठाता है तो इसकी जवाबदेही उसी संवाददाता की होगी जो क्राइम कवर अप कर रहा है। विशेष लेखन के लिए किसी व्यक्ति यानी कि संवाददाता को उसी क्षेत्र विशेष से संबंधित लेखन कार्य सौंपा जाता है जिसमें उसकी रुचि हो। अब विशेष लेखन कौन करता है? उसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए जो कोई भी संवाददाता है, उसी को उस क्षेत्र से संबंधित लेख लिखने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा उसे विषय संबंधी गहरी जानकारी होती है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मेरा क्षेत्र अपराध है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है, तो मैं उसकी बीट रिपोर्टिंग तो कर सकती हूँ, लेकिन डीपली रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे उसमें किसी तरह की विशेषज्ञता है। अब मेरे साथ एक संवाददाता और है जिसने क्राइम पे अच्छा खासा रिसर्च किया है, विशेषज्ञता हासिल करी है, उसका इंटरेस्ट भी था, उसके पास काफ़ी फैक्ट्स हैं, काफ़ी जो है हिस्ट्री है उसके पास ऑलरेडी। तो इस तरीके से वो एक विशेष लेखन लिखने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। जैसे खेल जगत की जानकारी एवं रुचि रखने वाले को खेल बीट मिल जाती है। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग ना होकर उससे भी आगे एक तरह से विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है। तो मैंने बताया ना, बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, वो कोई भी चीज़ है इनिशियल लेवल पे किया जाए। अगर हम मेरा इंटरेस्ट है तो इनिशियल लेवल पे हम बीट रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम बीट रिपोर्टिंग करते 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 अगर मुझको वहाँ से 6-7 साल हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ना, उस क्षेत्र में मुझे काफ़ी हद तक विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी। हम जो है जितने क्रिमिनल्स होते हैं उनके बारे में जान जाएंगे कि हाँ, इस क्षेत्र में मान लीजिए चेन स्नैचिंग में ये गैंग काम करता है, किसी की सुपारी लेकर काम मारने में ये गैंग काम करता है। तो इस तरीके से मैं काफ़ी हद तक जानकारी 6-7 सालों में मुझे हासिल हो जाएगी। तो मैं एक विशेषीकृत रिपोर्टर बन सकती हूँ और उस पर लेख भी लिख सकती हूँ, जिसमें ना सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा शैली का भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक लेख लिखने की भी अपनी एक कला होती है, तो मुझे वो कला भी आनी चाहिए, दूसरा नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले अगर किसी पत्रकार एजेंसी में जाते हैं और वहाँ पर हम रिपोर्टिंग का काम शुरू करते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमें बीट मिलेगा, डेस्क मिलेगी, काम करेंगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा चीज़ों के बारे में। कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जिस क्षेत्र में हम पढ़ाई करके भी विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम फाइनेंस में हैं, जिसमें हम बिजनेस वगैरह में हैं, उसमें हम कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं। हम राजनीति में डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में हमें काफ़ी हद तक विशेषज्ञता हासिल हो जाती है, तब भी हम जो है विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं बीट रिपोर्टिंग के लिए तैयारी। अब मैंने बताया ना कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग 2 तरह की रिपोर्टिंग है। अब बीट रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी?
सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, मान लीजिए मुझे राजनीति में दिलचस्पी है या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, या मान लीजिए देखिए राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी पार्टीज हैं, अब मैं कोई सिर्फ एक पार्टी को ही कवर करूँ, तो मेरा क्षेत्र तो राजनीति है लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक पार्टी को कवर कर रही हूँ। उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियां क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के रिश्ते कैसे हैं और उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, आदि आदि। तो अगर हम पर्टिकुलर कोई एक पार्टी कवर कर रहे हैं तो उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसकी रिलेशनशिप, उसकी जो है कमियां, कमजोरियां, खूबियां, विशेषताएं, सब कुछ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम बीट रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। अब देखिए, पार्टी के बारे में हम कवर तो कर रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते उस पार्टी में हमें काफ़ी अंदर तक अपनी पैठ बनानी पड़ती है, लोगों से बात करके, ताकि कोई भी अंदर ऐसा कोई फैसला हो, कोई बात हो, तो वो तुरंत हम तक पहुँचे। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत, विश्वसनीयता ज़रूरी होती है। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई अन्य स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। मान लीजिए कि हमने अंदर पार्टी में अंदर तक काफ़ी पैठ बना ली, हमारे कई सूत्र हैं अंदर जो हमें खबर दे सकते हैं। अब क्या होता है, हमें कोई खबर मिली और हमने तुरंत का तुरंत छाप दी, और मान लीजिए वो खबर अगर गलत निकली तो इसकी जवाबदेही हमारी होगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको कोई खबर मिले उसे अपने दूसरे स्रोत से कंफर्म करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। पुष्टि कीजिए कि ये जो है खबर हमें मिली है ये एकदम सही है या नहीं तो इससे अखबार की, आपकी साख को खतरा हो सकता है अगर हम गलत खबर छाप दें तो। अब आ जाते हैं बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब दो तरह की रिपोर्टिंग आपको हमने बता दी, अब इनमें अंतर क्या है ये चीज़ आपको निकालनी है। बीट रिपोर्टिंग और ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता यानी कि पत्रकार को उस क्षेत्र में जानकारी और दिलचस्पी यानी कि नॉलेज और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबर ही लिखनी होती है, यानी कि अपने क्षेत्र से जुड़ी जो भी चीज़ें घटी हैं सिर्फ हमें वो नॉर्मल खबरें ही देनी होती हैं। लेकिन अब ये तो हमने बीट रिपोर्टिंग बताई, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं या बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। तो बीट रिपोर्टिंग का काम क्या था कि वो खबर को ढूंढ के लाए और सामने रखे, बता देता है। अब उसके आगे काम शुरू होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग का, उस खबर का अच्छे तरीके से एनालाइज करना, उस जो भी चीज़ घटित हुई है उसके पीछे के फैक्ट्स ढूंढना, सब कुछ ढूंढ के करके निकाल के तब उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना, वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। क्योंकि हम उस खबर के डीपली अंदर तक गए, क्यों हुई, किस लिए हुई, इसके पीछे के रीज़न क्या थे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो कुछ भी है। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा उस समय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा या स्तंभ लेखन भी आता है। तो एक तो होता है इनिशियल आप खबर दे दो जिसे हम समाचार देंगे और उल्टा पिरामिड शैली में लिखेंगे, जो बीट रिपोर्टिंग वाला संवाददाता करता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो कोई भी करेगा वो उस क्षेत्र में फीचर लिख सकता है, टिप्पणी लिख सकता है, साक्षात्कार ले सकता है, किसी का लेख लिख सकता है, समीक्षाएं दे सकता है, स्तंभ लेखन लिख सकता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत लिखेंगे। जबकि अगर हम बीट रिपोर्टिंग करते हैं तो हम सिर्फ उल्टा पिरामिड शैली में एक समाचार ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। तो ये नहीं, जो पूर्णकालिक पत्रकार है वो भी कर सकता है, अंशकालिक पत्रकार भी कर सकता है और आपका फ्रीलांसर भी कर सकता है। शर्त यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में निपुण होना चाहिए। बस शर्त यह है, पत्रकार किसी भी तरह का हो लेकिन उसे इस क्षेत्र में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसे नॉलेज होनी चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता हो, उसकी ताजी से ताजी सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हो, जानकारियां और तथ्य इकट्ठा करते हो और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हों। इस तरह अखबार और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार ना होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कपिल देव का उदाहरण दिया था कि कभी कभी विशेषज्ञता हासिल किया हुआ पत्रकार ही नहीं, उस क्षेत्र में कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो अब कार्यरत ना हो वो भी कर सकता है और जो कार्य में हो वो भी इस तरह के लेख लिख सकता है। जैसे रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है। अब मान लीजिए अगर हम रक्षा के बारे में बात करें तो कोई भी फॉर्मल रक्षा मंत्री हो सकते हैं जो इस बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो लेख लिख सकते हैं। विज्ञान से जुड़े कोई साइंटिस्ट कोई लेख लिख सकता है। विदेश नीति से जुड़े जो हमारे विदेश मंत्री वगैरह हों वो लिख सकते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स होते हैं जो वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों में जुड़े बहुत सारे लोग जो पहले काम करते हों वो भी इसके ऊपर कोई ना कोई खबर या लेख लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वह इसकी बारीकियां समझता है और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह ना हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए लाभदायक होगा। यानी कि मान लीजिए जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं उनकी तरह वो अच्छा ना लिख पाए, लेकिन उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पाठकों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। ये पिछले 40 वर्षों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते आए। तो ये लोग काफ़ी समय से इन क्षेत्रों में जुड़े हैं, तो इनको काफ़ी हद तक नॉलेज हो चुकी है, विशेषज्ञता वो हासिल कर चुके हैं, तो वो इस क्षेत्र में लेखन कार्य कर सकते हैं। अब आ जाते हैं विशेष लेखन की भाषा शैली। अब हमने देख लिया कि विशेष लेखन क्या होता है, कौन लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें लेख, स्तंभ, फीचर, आलेख, ये साक्षात्कार, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं तो इनको लिखने के लिए किस तरह की भाषा और किस तरह की शैली का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है उनमें से अधिकांश क्षेत्र तकनीकी रूप से जटिल है, यानी कि टेक्निकली है। अब विशेष लेखन के क्षेत्र में क्या हो सकता है, राजनीति, तो राजनीति में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। उसी तरह रक्षा में आ जाइए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो ये सब टेक्निकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उनसे जुड़ी घटनाओं तथा मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। अब इनके बीच जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन सारे क्षेत्रों में जो चीज़ें जटिलताएं होती हैं वो आम पाठक नहीं समझ सकता, यानी कि हम लोग, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो। तो अब इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि पाठक भी इस, यानी कि पाठक कौन हुए, जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, वो जो है वो इस क्षेत्र के बारे में जाने और इस भाषा में वो विशेष लेखन लिखा जाए जो पाठकों के लिए पढ़ना आसान हो। उनके बीच सबसे बुनियादी विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह होता है कि हर क्षेत्र विशेष
की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। तो हर क्षेत्र की अपनी एक अलग होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई, ये चीज़ हो सकता है। आप क्या कहते हैं, खेल जगत में क्रिकेट में आ जाइए तो पावर प्ले है, ओवर द विकेट है, हिट विकेट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को पता नहीं होती कि ये क्या होता है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों की अपनी एक तकनीकी भाषा होती है, एक अपनी तकनीकी शब्दावली होती है। जब हम लेख लिखते हैं तो उन शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ने वाला भी उसके अर्थ को समझ सके। हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीक शब्दावली है और उस विषय पर लिखते समय आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उनमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होगा। अगर हम जो है अर्थ यानी कि फाइनेंस के लेन में के क्षेत्र में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो उस क्षेत्र की शब्दावली से हमें परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर आप शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराना चाहिए ताकि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अगर मान लीजिए उस विशेष शब्दावली से हम परिचित हैं तो हमें भी लेख लिखते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हम इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करें ताकि जो है जब पाठक उसको पढ़े तो उसे भी अच्छे से समझ लें। अब कैसे, उदाहरणता, सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, या शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदि के अलावा खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, चैंपियंस कप में ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके आदि शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं। अब किसी भी अगर अखबार में इस तरह की ये जो है लेख लिखे रहेंगे, कोई भी हेडलाइन लिखी रहेगी तो जाहिर सी बात है हम तुरंत ही पहुंचेंगे उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इस तरीके की शब्दावली है कि हम बहुत ही आसानी से वो हमें आकर्षित कर पा रही है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि बीट रिपोर्टिंग करते समय हम हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में समाचार देते हैं, जबकि हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें हम फीचर है, रिपोर्ट है, स्तंभ है, आलेख है, साक्षात्कार है, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि विशेष रिपोर्टिंग की अपनी कोई शैली नहीं होती है। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथ्यात्मक हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हैं तो इसकी शुरुआत में फीचर की तरह हो सकती है, जैसे हम किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसे किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूज़ पेग के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। इसमें पुराने संबंधों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की संभावना होती है। तो समझ में आया ना कि क्या है कि हम हमेशा जो है जब विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं, बीट रिपोर्टिंग में हमने बता दिया, विशेषीकृत रिपोर्टिंग में हमेशा हम क्या करते हैं, जो आसपास की चीज़ें हैं उनको जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा हमने बोला, सबसे पहले हम देखेंगे विशेष लेखन के क्षेत्र। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं। आप जो क्षेत्र सोचें वो क्षेत्र में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर लेखन किया जाता है। वो क्षेत्र हैं कारोबार और व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। तो मतलब विशेष लेखन के जो क्षेत्र हैं वो अनेक हैं। जितना आप सोच सकते हैं, जिन क्षेत्रों के बारे में सोच सकते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में आप विशेष लेखन कर सकते हैं। ठीक है। समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज्यादा महत्व मिल रहा है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत तेजी से निकलकर सामने आए हैं, जिनमें व्यापार है, खेल है, फैशन है, फिल्म जगत है, शिक्षा के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में आजकल बहुत तेजी से लोग पढ़ने और इंटरेस्ट लेने लगे हैं।
इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो अब अगर हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में बगैर विशेषता हासिल करे आप कुछ लिख क्या बोल भी नहीं सकते। उन क्षेत्रों में आपकी विदेश नीति आ सकती है, रक्षा आ सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि है। जब तक इसके बारे में आप पूरी तरीके से विशेषज्ञता हासिल नहीं कर लेते तब तक आप यहाँ पर बीट रिपोर्टिंग तो कर ही नहीं सकते। इन क्षेत्रों में सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग ही की जाती है। अब आते हैं कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। अब भाई हमने ठीक है कि हम विशेष रिपोर्टिंग तो कर लेंगे, लेकिन अगर हम विशेषज्ञता हासिल करना चाहें किसी क्षेत्र पे तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, विशेष लेखन के किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सबसे पहले जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए, यानी कि उसमें हमें जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 4 लोगों ने बोल दिया तो आज हमने ये क्षेत्र डिसाइड कर लिया और आज हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ पर आपका अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए जिसे हम जेन्युइन इंटरेस्ट या वास्तविक रुचि कहते हैं, ठीक है। फिर है उच्चतम माध्यमिक यानी कि +2 और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करी हो, यानी कि 12th और ग्रेजुएशन में आपने अगर उस विषय से जुड़ी पढ़ाई करी है तो आप ज़्यादा अच्छे से करें। जैसे मान लीजिए आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस आप +2 यानी कि 12th में और फिर पॉलिटिकल साइंस से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस क्षेत्र में 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ाई आपने करी। नेक्स्ट आते हैं अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। देखिए हम जितना पढ़ेंगे हमारी नॉलेज उतनी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप अगर उससे जुड़ी पुस्तकें हैं, पत्र हैं, जो कुछ भी आपको पढ़ने का स्टडी मटेरियल आपको उस क्षेत्र से संबंधित मिलता है तो उसे पढ़िए, जिससे आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए उस समय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। अब देखिए क्या है, हर क्षेत्र में अपडेशन होता रहता है, रोज डेली एक ना एक नई चीज़ जुड़ती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब डेली उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी जुड़ रही है तो उसलिए वो सारी जानकारी हमें भी होनी चाहिए। तो हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करना है और इसको अपडेट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारी चीज़ें छपती हैं, तो उनकी कटिंग करके आप भी उसे संभाल कर एक फाइल बना सकते हैं, ताकि आप रेफरेंस के तौर पे आगे चल के जब कभी उस क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल कर लो और लिखो तो आप रेफरेंस के तौर पे उन कटिंग्स को देख कर काफ़ी सारी चीज़ें आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो अपने लेखन में। उस समय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग को भी सहेज कर रखनी चाहिए। अब जो भी खबर छप रही है वो तो आपको कटिंग रखनी है, लेकिन जब इस समय जैसे हमने विशेषज्ञता हासिल करना शुरू करी है तो प्रेजेंट टाइम में इस क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो विशेषज्ञ हैं, तो वो अपने लेख लिखते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट है, स्तंभ है, लिखते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों की कटिंग करके भी रखनी चाहिए। एक जानकारी हासिल कर लेना और एक उनको कंपाइल करके लिखना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वही चीज़ है, अगर आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एकत्र करते रहोगे तो आगे चल के आपके लिए लेखन आसान रहेगा। एक तरह से उस समय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। तो कटिंग हो गई, ऑडियोज हो गए, वीडियो हो गए, बहुत सारी चीज़ों के वेबसाइट के लिंक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सहेज कर रखनी है। उस विषय का शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होना चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया यानी कि उस क्षेत्र से जुड़ी हर एक छोटी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो हर क्षेत्र की अपनी कुछ तकनीकी शब्दावली होती है, उन शब्दावलियों का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। विषय विशेष से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है कंपनीज काम करती हैं,
उन सभी की सूची होनी चाहिए कि कितनी कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं और कितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनकी आप एक सूची बनाइए, उनकी वेबसाइट्स आपको पता होनी चाहिए, उनके टेलीफोन नंबर पता होने चाहिए, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम पता होने चाहिए, उनके फ़ोन नंबर, जो जिनके विशेषज्ञों के नाम और उनके फ़ोन नंबर अपनी डायरी में रखना चाहिए। तो यानी कि एक तरीके से आपको उस क्षेत्र से जुड़े हर एक व्यक्ति, जिनका छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। अब हमने जैसे बताया था विशेष लेखन के कुछ चुने हुए क्षेत्र होते हैं। अच्छा, जब ये विशेष लेखन की हम जब सारी विशेषज्ञता हासिल करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और ध्यान देनी होती है। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये आपके अपने आप में बहुत ही कीमती डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इनको सिक्योर करके रखना आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि आप आगे चल के उन क्षेत्र में जब काम करेंगे तो ये आपके लिए एक क्या कहते हैं ना, हिस्ट्री है। जो चीज़ें घट चुकी हैं, आपने उससे जुड़ी सारी चीज़ें एकत्र करी हुई हैं, तो ये आगे चल के आप रेफरेंस के तौर पे जब आप जैसे अपने आपने कोई लेख लिखा, तो उस घटना जिसकी आपने कटिंग काट के रखी थी, उस घटना का रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आप उस जब विशेष लेख लिखना जा रहे हैं और उस बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप और चाहते हैं, तो आपने जो डायरी में सूची बनाई है उन कंपनीज़ में काम करने वाले लोगों के फ़ोन के, तो उनके ज़रिए आप फ़ोन करके उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे आप सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये विशेषज्ञता ऐसा नहीं है कि एक दिन में आती है, इसके लिए हमें बहुत साल काम करना पड़ता है। वही मैंने बोला था कि जब हम जो है पत्रकार में आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं जब, तो हमेशा सबसे पहले हमें बीट रिपोर्टिंग का क्षेत्र मिलता है। तो बीट रिपोर्टिंग करते करते भी हम विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर सकते हैं। उस दौरान जब हम बीट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन में, तो जितनी आपको सामने इन्फॉर्मेशन आए वो सभी कलेक्ट करके अपने पास रखते रहिए। अब आ जाते हैं विशेष लेखन के कुछ चुने हुए क्षेत्र। तो यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हमने आपको बताए थे ना, अभी कितने सारे क्षेत्र बताए थे, तो उसी में से 2 क्षेत्र हम लेकर आए। पहला है हमारा कारोबार और व्यापार का क्षेत्र। अब इनमें कैसे लेखन कार्य करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको रेफरेंस के तौर पे बता रहे हैं। समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार यानी अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है, बिजनेस पेज अलग होता है, ध्यान रखिए। अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में आर्थिक और खेल का पृष्ठ ना हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं कहलाएगा। बात सही है। कोई भी समाचार पत्र में अगर जो है आपका अर्थ व्यापार से जुड़ा पेज नहीं है, खेल स्पोर्ट्स से जुड़ा पेज नहीं है, तो वो पेपर अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाता है। इवन आप सही बात मानेंगे तो कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जो सिर्फ अर्थ और व्यापार जगत से जुड़ी पत्रिकाएं छपती हैं, और सिर्फ जो है कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ी भी, यानी कि जिनमें आपके बिजनेस मैगजीन्स होती हैं कुछ, और कुछ आपके स्पोर्ट्स मैगजीन होती है जो सिर्फ इसी से संबंधित खबरें छापती हैं। और अगर हम अपना जो डेली का न्यूज़पेपर हमारे यहाँ आता है, तो उसमें भी 1 से लेकर 2 पेजों तक की संख्या ऐसी रहती है जिसमें अर्थ व्यापार से जुड़ी खबरें और खेल से जुड़ी खबरें सम्मिलित की जाती हैं। इसका कारण यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे जीवन जीने के लिए धन, अब आप ये बोलोगे कि भाई हम बिजनेस तो करते नहीं हैं, हम जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप खाते हैं, तो खाद्यान्न कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, सेंसेक्स कितना उठ रहा है, कितना गिर रहा है, इससे हमारे आसपास की सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो पैसा हमारे जीवन से अगर जुड़ा हुआ है तो हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली इस पेज से कनेक्ट हो ही जाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ, अगर आप समझते हो ये सारी चीज़ें, तो फिर ये पेज हम ज़रूर पढ़ते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में बनाते या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिससे आर्थिक फायदे, नफा नुकसान आदि की बात होती है। तो इन कारोबार और अर्थ जगत से संबंधित जुड़ता है, यानी कि हम किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, हम इस अर्थ जगत से जुड़े ही रहते हैं। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रुचि
होती है। तो बहुत सारे, अब पहले तो इतना लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन आजकल के समय में तो मतलब आप कॉलेज गोइंग बच्चे भी होंगे, वो भी ट्रेडिंग वगैरह पे बहुत सारा जो है समय बिता रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन पेजेस पे ज़्यादा जुड़े होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफ़ी बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा हुआ है। राजनीति और अर्थ जगत, इन दोनों में से क्या हुआ है कि हमारे जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति इसके बारे में इंटरेस्ट लेने लगा है। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है, बात सही है। अर्थ जगत से जुड़ा राजनीति भी होती है। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा संबंध है। इसीलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप एक विशेषकृत रिपोर्टर हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, वो भी बिजनेस के क्षेत्र में, कारोबार के जगत में, तो आपको राजनीति की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में हो रहे निर्णयों से भी इन सारे अर्थ जगत पे असर पड़ता ही पड़ता है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि अर्थ जगत ही अपने आप पे काफ़ी जटिल होता है, इसलिए सामान्य पत्रकारिता से थोड़ी अलग होती है। ऐसा इसलिए कि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, ये आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आप, अगर आज हमसे बोला जाए कि आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, तो सही मैं बताऊं तो शेयर मार्केट के बारे में मैं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखती हूँ। कारण ये है कि उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो मेरी समझ के परे हो जाती हैं। उसमें जो शब्दावली होती है वो मेरे समझ के परे चली जाती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे जितने भी पत्रकार होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब वो विशेष लेखन करें तो शब्दावली का इस्तेमाल करें, मगर इस तरीके से करें कि जो पाठक इससे अनजान भी है वो भी इस शब्दावली से पूरी तरीके से जानकार बन जाए, उसे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफ़ी जानता है। एक तो पाठक वर्ग ऐसा हो गया जो कुछ नहीं जानता, एक ऐसा हो गया जो थोड़ा बहुत जानता है, एक ऐसा होता है जो इस क्षेत्र में ही काम कर रहा है और वो सारी नॉलेज रखता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, यानी कि जो जानकार है उसका भी और जो कुछ नहीं जानता उसके लिए भी। तो लेख लिखते समय या रिपोर्टिंग करते समय आपको इस तरीके से काम करना है ताकि जो कुछ नहीं जानता वो भी आपकी खबर को पढ़ और समझ सके। इसीलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। मतलब कुछ लेख तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से जानकार होते हैं, उस वर्ग के लिए हमने कोई लेख लिख दिया तो वो सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक जर्नल लेख लिखना पड़ता है जिसमें हमें दोनों ही वर्ग के पाठकों को सम्मिलित करना पड़ता है। तब उसको लेख को लिखते समय हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अब हमें इस तरीके से लेख लिखना है कि जो अर्थ जगत की शब्दावलियों से परिचित नहीं है वो भी सारी चीज़ों को समझ जाए। अब हम आ गए दूसरे क्षेत्र पे। दूसरा क्षेत्र है खेल। पहले लोग खेल के क्षेत्र में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब बहुत तेजी से इसमें उछाल आया है। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है। हम चाहे जिस तरीके का खेल खेलते तो हैं, ये बचपन से खेलते हैं, और हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। जीवन की भाग दौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता है, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। अब जैसे बचपन में हम लोग बहुत सारे बैडमिंटन हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जॉब करने लगे, घर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई ना कहीं पीछे छूट गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज़ खेल में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा। आज भी मौका मिलता है तो उस इंटरेस्ट को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और उस क्षेत्र से जुड़ी जो भी खबरें हैं उन्हें जानने की कोशिश भी करते हैं। जीवन की भाग दौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ये खिलाड़ी बेशक दब जाता है, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल,
ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव होते हैं। यानी कि जब ये टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो जैसे लगता है कि कोई त्योहार आ गया हो। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं, जैसे क्रिकेट देखिए, यहाँ की संस्कृति में रच बस चुका है, सांस हो चुकी है यहाँ के लोग, और इसीलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है, बात सही है, क्योंकि जब लोग इसे इतना जानना समझना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाचार पत्र वाले भी इसे ज्यादा से ज्यादा में छापना चाहते हैं। सभी समाचार पत्रों में खेल के एक या दो पृष्ठ होते ही हैं, और कोई भी टीवी तथा रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। तो हम अखबार की बात नहीं करें, अगर हम टीवी में भी बात करें तो देखिए वहां पर खेलों के बगैर कोई न्यूज़ पूरी हो जाए, रेडियो में पूरी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। आप देखिए सिर्फ चैनल्स, कई चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल्स के भी चलते हैं। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक, खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के ये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग क्या है ना, कभी कभी एक अंक ही अलग से देखिए, एक न्यूज़पेपर आता है 14-15 पेज का एक न्यूज़पेपर होगा, उसके साथ 2 पेजेस अलग से ऐड कर दिए जाते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड हो गए। तो मतलब ये अलग अलग अंक भी, खेल विशेषांक करके एक अंक भी निकाल दिया जाता है कि जिसमें सिर्फ खेल से संबंधित खबरें होती है। जैसे ओलंपिक हो रहा है तो ओलंपिक से संबंधित पूरा एक पेपर निकाल देंगे 4 पन्नों का, ठीक है। तो बाकी टीवी और रेडियो में तो इसके अलग अलग बुलेटिन रहते ही रहते हैं। अब हम आ जाते हैं पत्र पत्रिकाओं में खेल संबंधी लेखन के लिए आवश्यक बातें। अब जाहिर सी बात है कि खेल एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिन पर लोग पढ़ना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। तो अब अगर हम इस पे लेखन कार्य करते हैं तो हमें क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी, ठीक है। लिखने वाले उस खेल विशेष की तकनीक, उसके नियमों, उसकी बारीकी और उससे जुड़ी अन्य बातों से परिचित होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का विशेषज्ञ फुटबॉल का भी विशेषज्ञ हो यह आवश्यक नहीं है। अब देखिए जहाँ पर इतने सारे स्पोर्ट्स, अगर हम मान लीजिए कि हम खेल जगत से खबरें कवर अप कर रहे हैं तो हम सारी खबरें कवर कर सकते हैं। अगर हम एक बीट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम क्रिकेट भी कवर कर सकते हैं, हॉकी भी कर सकते हैं, बैडमिंटन भी कर सकते हैं, हम सारे खेल कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें विशेषीकृत रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी तो हम किसी एक क्षेत्र पे ही कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो हम फुटबॉल के बारे में भी जानते हो, ऐसा नहीं है। हम अगर क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो हम बैडमिंटन के बारे में भी जानते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। लिखते समय में ये ध्यान रखना है कि हमारी जानकारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है और उसी क्षेत्र में हम लिखें। उस खेल विशेष के बारे में हमारी जानकारी और समझदारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जिस भी क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हम क्रिकेट लिख रहे हैं, हॉकी लिख रहे हैं, बैडमिंटन लिख रहे हैं, हम जिस भी क्षेत्र में खेल के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स और कीर्तिमानों के बारे में पता होना चाहिए। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड्स को तो हम इंटरनेट पर ढूंढा जा सकता है, लेकिन खेल के नियम या उनकी बारीकियां या किसी खिलाड़ी की तकनीक के बारे में जानने समझने वाले ही इस क्षेत्र के बारे में अच्छा लिख या बोल सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में कोई मैच कितने स्कोर पे खेला, किस तरह रिकॉर्ड्स बने, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तो हम इंटरनेट से खोज सकते हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र के क्या नियम हो सकते हैं, क्या लूपहोल्स हो सकते हैं, क्या बारीकियां हो सकती हैं, ये हम किसी क्रिकेटर या विशेषज्ञ से ही जान सकते हैं। एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। हमें खाली जानकारी कलेक्ट कर लेना ही बहुत कुछ नहीं होता, इसे हमें इस तरीके से लिखना है ताकि वो इंटरेस्टिंग रहे और लोग उसे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। किसी मैच का, किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीक का विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए। यानी कि हम अगर खेल जितना देखने में इंटरेस्ट होता है, लिखते समय भी हमें उतनी ही इंटरेस्ट को बनाए रखना है। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक ऊर्जा, जोश, रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए। यानी कि रिपोर्टिंग करते समय हमें अगर इंटरेस्ट है तो हमें वो कवर करने में भी उतना उत्साह होगा और लिखने में भी। खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली से शुरू होती है, लेकिन पूरे पैराग्राफ में वह कथ्यात्मक या
यानी घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। मतलब यहाँ पर जब हम खेल संबंधी लेख लिखते हैं, स्टार्टिंग इसे हम उल्टा पिरामिड शैली से करते हैं, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में जहां हमने पहला पैराग्राफ लिया, उसके बाद जब हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वो कथ्यात्मक हो जाएगी या घटनानुक्रम हो जाएगी, यानी कि जिस तरीके से घटना घटी उस तरीके से हम लिखना शुरू कर देते। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला जो हमारे पास में प्रश्न आ रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाओं के नाम बताइए। तो भारत में जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके नाम बताने हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न, इस चैप्टर में कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो काफ़ी हद तक जो है कहेंगे कि आप उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाएं। पहला है साहा नाभिकीय भौतिकीय संस्थान कोलकाता। दूसरा है भौतिक अनुसंधानशाला अहमदाबाद। तीसरा है गणित एवं विज्ञान संस्थान चेन्नई। नेक्स्ट है चौथा आपके पास में अंतरिक्ष भौतिकीय प्रयोगशाला त्रिवंदनपुरम। नेक्स्ट है मेहता अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद। तो ये हमने कुछ 5 संस्थाएं खोजी हैं और हम ये चाहेंगे कि आप इन 5 संस्थाओं को देखो तो, लेकिन और उन संस्थाओं के नाम खोज के उन्हें भी लिखो। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ जान पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में, पर्यावरण पर छपने वाली किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। पर्यावरण यानी कि नेचर पर जो 3 मैगजीन्स निकलती हूँ उनके नाम आपको लिखनी है। चलिए देखते हैं। पर्यावरण पर छपने वाली 3 पत्रिकाएं हैं पर्यावरण एवं प्रदूषण, हमारा जीवन, पर्यावरण बचाओ। तो ये 3 मैगजीन्स हैं जो एनवायरनमेंट या हमारे नेचर से रिलेटेड छपती है। प्रश्न संख्या 3 है, व्यावसायिक शिक्षा के 10 विभिन्न पाठ्यक्रमों के नाम लिखें और उनका ब्यौरा एकत्र करें। तो देखिए, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है। हम लोग पढ़ाई करने के बाद कुछ ना कुछ जो है व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारे जो हैं वो हम लोग को कोर्सेस कराए जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर उन्होंने 10 पाठ्यक्रम मांगे। तो देखिए यहाँ पर अब कोई बहुत सारे लोग जो है ना वो देखिए क्या होता है, LIC एजेंट बन जाते हैं, बहुत सारे लोग टीचर बन जाते हैं, बैंक में चले जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। तो इन सभी के लिए जो है कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो वही पाठ्यक्रम आपसे पूछेंगे कि किसके लिए हम क्या पढ़ाई करते हैं। जैसे व्यावसायिक शिक्षा के 10 पाठ्यक्रमों के नाम है। पहला है जीवन बीमा संबंधी पाठ्यक्रम, यानी कि आपको LIC की पूरी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि टीचर्स को ट्रेंड करने का जो कार्यक्रम होता है। बैंकिंग पाठ्यक्रम, यानी बैंक से संबंधित आपको पढ़ाई कराई जाती है। फिर है टंकण या अश्वलिपि पाठ्यक्रम। टंकण का मतलब क्या होता है, छपाई से संबंधित। फिर है होटल मैनेजमेंट, आपको पता है। फूड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, पुस्तक छपाई पाठ्यक्रम, बुक बाइंडिंग पाठ्यक्रम, टूरिज्म प्रबंधन पाठ्यक्रम, मोटर मैकेनिक पाठ्यक्रम। तो ये करीबन 10 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो हमने आपके लिए निकाल के रखे, जिनके बारे में आप मतलब ये सोच सकते हैं कि हम व्यवसाय, इनमें से भी कोई व्यवसाय चुन सकते हैं, उनका आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 4 में। यहाँ क्या पूछा गया है, चलिए देखें ध्यान से। निम्न में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने करीबन 7 जो हैं वो पाठ दिए गए हैं विषय। इनमें से किसी एक को हमें चुनना है। तो वो आप इनमें से, मैंने भी एक चुन के लिखा। क्या क्या देखिए, सानिया मिर्जा के खेल में तकनीकी पहलू, शिक्षा की मौलिक अधिकार बनाए जाने के परिणाम, सर्राफा में आई तेजी, फिल्मों में हिंसा, पल्स पोलियो अभियान सफलता या असफलता, कटते जंगल, ग्रहों पर जीवन की खोज। तो अब इनमें से किसी एक विषय पे आलेख लिखना है। तो हमने विषय क्या लिया, कटते जंगल।
हम भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हम लोग जंगल को काट के बहुत सारी ज़मीन अपने पास कर रहे हैं रहने के लिए, है ना। तो वही चीज़, तो चलिए हमने देख ही लिया है क्या है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल तीव्र गति से काटे जा रहे हैं। लोगों के आवास योग्य मकान के लिए ईंधन, इमारती लकड़ी, फर्नीचर, उद्योग धंधों की जरूरतों के लिए वनों को काटा जा रहा है। उद्योगों की स्थापना तथा सड़कों के निर्माण में वनों की भूमिका का विदोहन तीव्र गति से हो रहा है। यानी कि हम उनका दोहन करते ही जा रहे हैं, उनको काटते ही जा रहे हैं। मकानों के लिए पत्थर, लकड़ी आदि की पूर्ति के लिए वन उजाड़े गए हैं। इन सभी कारणों से आज कटते जंगल पर्यावरण के लिए एक भारी समस्या बन गए, क्योंकि जंगल आप काटेंगे धरती उतनी गर्म होगी, हमारे लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, एटमॉस्फेयर में नमी नहीं रह जाती, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। कटते जंगलों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। सामाजिक संगठन जैसे उन्होंने किया चिपको आंदोलन की तरह अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन चलाकर जन जागरण के द्वारा वनों के विनाश को रोक सकते हैं। तो चिपको आंदोलन आप सभी को पता है कि पेड़ों के काटने के खिलाफ ही आंदोलन किया गया था। तो जिस भी क्षेत्र में अगर जंगल काटे जा रहे हैं तो वहां के लोग इस तरह का आंदोलन करके जंगलों को काटने से रोक सकते हैं। सरकार इस संबंध में कठोर दंड व्यवस्था प्रारंभ करे, यानी कि सरकार द्वारा क्या है कि अगर जंगल काटते हुए किसी को पकड़ा जाए तो उसके लिए उसका कठोर नियम बनाया जाए और उसे पालन किया जाए। वृक्षारोपण को प्राथमिकता देकर पर्यावरण की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें। जंगल जितने कट गए हैं, बहुत ज़्यादा कट गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को यानी कि पेड़ों को लगाकर फिर से नए जंगलों का निर्माण किया जाए। इस प्रकार के अन्य उपाय करने से धरती को वृक्षावलियों से हरा भरा रखा जा सकता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो धरती है वो हरी भरी बनी रहेगी, है ना। जाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज का हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वाले पत्रकारों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब विशेष लेखन के एक क्षेत्र में खेल का क्षेत्र भी आता है। अब खेल कोई ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ एक ही तरह का होता है, कई तरीके के होते हैं। फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बहुत तरह के खेल होते हैं। हर तरह के खेलों में आपको अलग अलग विधियों से, क्योंकि इन सभी को खेलने का तरीका अलग है तो लिखने का तरीका भी अलग होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनको इस क्षेत्र में अगर हमें विशेष लेखन करना है या लिखना है तो इस क्षेत्र के जानकार ही इसे सही रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है इन्होंने, पत्रकारों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको पत्र पत्रिकाओं के लिए खेल का आपका बीट है, आप कवर करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में ये लिखने वालों के लिए जरूरी है कि वे खेल की तकनीक, क्योंकि हमने कहा ना हर खेल की तकनीक अलग अलग होती है, उनके नियमों, उनकी बारीकियों और उससे जुड़ी तमाम बातों से भली भांति परिचित हो, यानी कि हर एक चीज से अच्छी तरह हमें वाकिफ होना चाहिए। लेकिन एक खेल लेखक के लिए हर खेल के बारे में पूरे अधिकार के साथ लिखना या जानना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए मैं अगर बैडमिंटन के बारे में ज्यादा जानती हूँ, मैं पत्रकार हूँ, तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं सारे खेलों के बारे में जानती हूँ। एक के लिए अच्छा लिख लूंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके लिए अच्छा लिख, है ना। तो मेरे लिए क्रिकेट के बारे में या फुटबॉल के बारे में लिखना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कोई क्रिकेट का जानकार होता है तो कोई हॉकी की बारीकियां बेहतर समझता है। ऐसे पत्रकार जिस खेल के बारे में लेखन करें उससे संबंधित जानकारी और समझदारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। उन्हें उस खेल के में बनने वाले रिकॉर्ड्स यानी कि कीर्तिमानों के बारे में पता होना चाहिए। खेल का टेक्निक क्या होती है, कैसे खेले जाते हैं, इस क्षेत्र में अभी तक कितने रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, ये सभी कुछ। एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। वह जब किसी मैच या किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का खेल की तकनीक का और उससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है तो यह विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए। मतलब आप जब सारी चीजों का बारीकियों से अध्ययन कर लोगे तो लिखते समय भी आपको थोड़ा रोमांचकारी तरीके से लिखना है।
खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा तथा शैली में एक ऊर्जा, जोश, रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए। देखिए, जब हम एक्साइटेड होते हैं, हम अच्छे से, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है, तो वो एक्साइटमेंट हमारे लेखन में आ ही जाएगा। तो उससे जोश, उमंग, उत्साह सभी कुछ प्रदर्शित होगा। दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी क्यों देनी पड़ती है। अभी क्वेश्चन में उन्होंने बहुत बड़ी आपसे बात पूछी है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है इन्होंने? समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यम, यानी कि ये एक हो गया, इसके अलावा आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, आपका इंटरनेट हो गया। तो सामान्य समाचारों, यानी कि समाचार तो होते ही हैं, हर किसी में होते, अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी क्यों देनी पड़ती है। यानी कि जितने भी जनसंचार माध्यम है वो समाचार के अलावा बाकी और जानकारियां भी क्यों देते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखते हैं लेख छपते हैं, बहुत सारे पत्र छपते हैं, लोगों के विचार छपते हैं। तो ऐसा क्यों जरूरी है कि समाचार के अलावा ये सारी चीजें भी देनी पड़ती है? क्वेश्चन समझ गए? चलिए देखते क्या है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। ठीक है, डेली बेस के अनुसार जानकारी हो। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है, वेरिएशन आता है। मतलब अब अगर हम समाचार ही पढ़ते रहेंगे तो बोरियत होने लगती है। तो समाचार पढ़ लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, फिर बाद में आके समाचार पढ़ लिया, है ना। और उनका कलेवर व्यापक होता है। पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं। अब इतने सारे पाठक हैं तो जाहिर सी बात है सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा। मान लीजिए कि मुझे समाचार क्राइम पे अच्छे लगते हैं, किसी को राजनीति पे अच्छे लगते हैं, किसी को खेल अच्छा लगता है ना, किसी को प्राकृतिक चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। तो जब इतने सारे दर्शक हैं तो उनका जो इंटरेस्ट भी होगा वो भी अलग अलग ही होगा। और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों में पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। विशेष लेखन से जुड़ी कुछ शब्दावली का उल्लेख कीजिए। अब इतने सारे विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे खेल हो गया, राजनीति हो गया, पर्यावरण हो गया, तो इन सब के अपनी कुछ शब्दावलियां भी होती हैं। ये शब्दावली क्या होती है? ठीक है, जैसे देखिए, कारोबार एवं व्यापार से जुड़ी शब्दावली है। तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, FDI, आवक, निवेश, आयात निर्यात, सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, या शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पे। तो व्यापार क्षेत्र में जो आपका जो क्या कहते हैं बिजनेस का जो पेज होता है उसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हो। ये इनमें से बहुत सारे शब्द उसमें डेली यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं पर्यावरण एवं मौसम से जुड़ी शब्दावलियां। पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान या का केंद्र या रुख आदि। फिर आते हैं खेलों से जुड़े ये शीर्षक क्या होते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी से आगे घुटने टेके। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं जो विशेष लेखन क्षेत्र में इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4। बीट किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बीट का मतलब होता है, जो आपके पत्रकारिता क्षेत्र में बीट का मतलब होता है जो मेरा इंटरेस्ट है जिस भी क्षेत्र में। मान लीजिए कि मैं खेलों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, आप क्राइम में इंटरेस्ट रखते हो, तो जब मैं किसी समाचार एजेंसी में या टेलीविजन में या रेडियो में कहीं पे भी काम करूंगी तो मेरा जो समाचार
एकत्र करने का क्षेत्र होगा वो खेल होगा। आपका क्राइम होगा, आपको क्राइम पसंद है, तो मेरे को मेरी मनपसंद के हिसाब से काम करने का क्षेत्र जो मुझे दिया जाता है वो मेरी बीट कहलाता है। ठीक है। खबरें भी कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पे उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। ठीक है। तो जो उस क्षेत्र में काम करने जा रहा है, जब भाई एक क्षेत्र में बहुत सारे पत्रकार काम करेंगे, किसी भी, आप ऐसा बताइए, किसी भी एजेंसी में बहुत सारे पत्रकार काम करेंगे, तो हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो जिसको जो इंटरेस्ट होगा उसे उस क्षेत्र में काम करने को दिया जाता है, तो वो उस पत्रकार की बीट कहलाता है। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। ठीक है। अखबार की ओर से वह इसकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी होगा। ठीक है। अब उसको दे दिया कि तुम क्राइम से रिलेटेड सारी चीजें कवर करो, ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जवाबदेही भी तुम ही को देनी पड़ेगी। अब आते हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। हमारे पास 2 ऐसे टॉपिक आए हैं जिन पे हमें टिप्पणी करनी है, जैसे है डेस्क या फ्रीलांस पत्रकार। अब यहाँ तो मैं आपको दे रही हूँ टिप्पणी के तौर पे, मगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेस्क से आप क्या समझते हैं, या फ्रीलांस पत्रकारों का कार्य क्षेत्र क्या होता है, ये क्या होते हैं, कुछ भी ऐसे करके पूछा जा सकता है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है। जैसे पहली हम टिप्पणी लेते हैं डेस्क। प्रायः अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए डेस्क होता है। उस डेस्क पर काम करने के लिए पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। ठीक है। अब कार्य क्षेत्र अलग है तो उनके लिए पत्रकारों का समूह भी अलग है। मान लीजिए किसी को, अब हमारे यहाँ सारे क्षेत्रों पे करा जा रहा, तो 5 लोग हैं जो क्राइम पर रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन सभी के ग्रुप को अलग करके अगर बैठा के एक जगह कार्य क्षेत्र दे दिया जाए वहां पर काम करने के लिए, तो वो उसकी डेस्क हो जाती है। जिस प्रकार समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में कारोबार और व्यापार का डेस्क अलग होता है, उसी प्रकार खेल की खबरों और फीचर के लिए डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले संपादक और उप संपादक संबंधित विषय या क्षेत्र की विशेषज्ञता रखते हैं। अब इसमें वो भी होंगे, पत्रकार भी होंगे, विशेष संवाददाता भी होंगे, यानी कि जिन्होंने विशेषता हासिल करी है वो भी उस डेस्क पर काम करेंगे। जो नए नए पत्रकार बन के उस क्षेत्र में काम करने आए हैं वो भी उसी क्षेत्र में काम करेंगे, यानी कि वो जिस क्षेत्र जहां पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक रूम दे दिया है, उसमें 5 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये उनकी डेस्क हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं फ्रीलांस पत्रकार। रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या किसी क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, समीक्षा, स्तंभ लेखन आदि कार्यों के लिए कुछ पत्रकार स्वतंत्र रूप से भी समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं, मतलब परमानेंट काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैं हूं, अब मैं जो है कवर कर रही हूँ मैं बहुत सारा लेखन भी करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक साथ 4 समाचार पत्रों को अपना लेखन देती हूँ कि आप अपने समाचार पत्र में मेरा लेख छपवाइए, तो मैं क्या हो गई, फ्रीलांस। ठीक है। ये किसी विशेष अखबार के वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होते हैं, यानी कि मुझे कहीं से वेतन नहीं मिलेगा। इसके लिए पत्रकार को अपने विषय या क्षेत्र का गहरा ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रीलांस पत्रकार, अगर मान लीजिए मैं, ठीक है, मैंने जैसे बोला कि मुझे खेल के क्षेत्र में काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, बहुत सारी खबरें इकट्ठा करती हूँ। मैं दैनिक भास्कर को भी दे रही हूँ, दैनिक जागरण को भी दे रही हूँ, पत्रकार को भी दे रही, पत्रिका को भी दे रही हूँ, तो एक साथ 4-5 जो है न्यूज़पेपर है उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन क्या है और इसमें पत्रकार को क्या ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अब जैसा कि इस चैप्टर में ही है विशेष लेखन, तो ये होता क्या है और इसको करते समय पत्रकार को ध्यान क्या रखना पड़ता है। विशेष लेखन अर्थात किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अब सामान्य लेखन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कोई घटना, जैसे अब मैंने बताया ना कि अपराध के क्षेत्र को आप ले लीजिए, मान लीजिए कि किसी जगह पर एक क्राइम हो गया, कहीं पर मर्डर हो गया, ठीक है, एक गैंग ने दूसरे गैंग के व्यक्ति को मार दिया, सिंपल एक चीज है। तो अगर मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं
तो मैं इस खबर को कवर करूंगी कि हाँ, इस फला गैंग ने उस दूसरे गैंग के व्यक्ति को मार दिया है, ये एक गैंग वॉर थी। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में पहले बहुत सारे गैंग वॉर होते रही हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के लोग काफी डरे रहते। तो मैं एक इनिशियल खबर बनाकर रख दूंगी। लेकिन अगर अपराध के क्षेत्र में कोई विशेष लेखन का कार्य कर रहा है तो वो दोनों गैंग की पूरी खबर छापेगा, ये व्यक्ति क्यों मारा गया इसका रीजन छापेगा, सब कुछ पूरा डीपली पता करके उसकी एक रिपोर्ट बनाकर वो छापेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन होता है। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं, ध्यान रखिएगा। ये बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है। तो जो पत्रकार सतही नॉलेज के साथ सामान्य रिपोर्टिंग करता है वो बीट रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन जब हम डीपली उसके बारे में सर्च करके लिखते हैं तो वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाती है, जिनमें ना सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं तो पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर मैं विशेष रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैं किसी अगर राजनीति पार्टी कर रही हूँ तो उस राजनीति पार्टी में मेरे अंदर बहुत सारे सोर्सेस होने चाहिए जहां से मुझे अंदर की खबर भी निकल कर आ सके, और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए कि मुझे अंदर की खबर बहुत आसानी से मिल सके। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी ने कुछ भी कहा तो हम चुपचाप भरोसा कर लें, ऐसा नहीं। हमें उस खबर को वेरीफाई करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समाचार और फीचर लेखन के बाद भी विशेष लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब देखिए, किसी भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी समाचार लेखन तो होता है, फीचर लेखन भी होता है, फिर विशेष लेखन की आवश्यकता क्यों। अखबार में समाचार और फीचर लेखन करने से ही अखबार पूरा नहीं होता है। मीडिया लेखन के और भी अनेक पहलू। अधिकतर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी ना सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ समाचार लिख दिया या फीचर लिख दिया, तो अलग अलग क्षेत्रों, क्योंकि देखिए पाठक बहुत तरह के होते हैं तो उन्हें हर एक क्षेत्र की जानकारी उन्हें चाहिए होती है। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुतेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। मान लीजिए मेरी 3 चीजों में दिलचस्पी है, मैं अपराध भी पढ़ना चाहती हूँ, राजनीति भी पढ़ना चाहती हूँ, खेल भी पढ़ना चाहती हूँ, तो एक साथ एक पाठक की कई क्षेत्र में दिलचस्पी हो सकती है। अब इसके लिए मैं अलग अलग अखबार तो खरीदूंगी नहीं, मैं चाहूंगी कि मैं एक ऐसा अखबार खरीदूं जिसमें इन सभी के बारे में जानकारी दी गई हो, है कि नहीं। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहता है। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे संचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में निरंतर पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या फर्क होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फर्क है। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में
उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। ठीक है, हमको जानकारी हो और इंटरेस्ट हो, इतना बहुत है, इनफ है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टिंग को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। ज्यादा कुछ हमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ लिखना। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमें लिखना तो है ही, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि पाठक उसके बारे में पूरी तरीके से हर चीज समझ जाए। ये होती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। किसी भी लेखन को विशिष्टता कैसे प्रदान होती है? किसी भी लेखन को, अब मैंने कहा ना कि भाई लेखन तो हमने कर दिया, अब विशिष्टता प्रदान करने का मतलब ये लेखन सामान्य लेखन है, ये लेखन विशेष लेखन है। ये हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए, विशेष लेखन के जब भी हम किसी खास विषय को उठाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं या बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता कौन है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब आप लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे पढ़ने वाला या सुनने वाला कौन है, हमारी बात उसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे तथ्य और तर्क में तालमेल है या नहीं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करती हैं। अब जैसे हम यहाँ पर है कि हमने एक सामान्य लेखन तो कर दिया, सबको समझ में आ गया, लेकिन जब हम विशेष लेखन कर रहे हैं तो उस विशेष लेखन को विशिष्टता का दर्जा तब प्राप्त होता है कि हमारे द्वारा किया गया लेखन सभी वर्गों को समझ में आना चाहिए। अगर कोई बच्चा उठा रहा है तो उसे भी समझ में आए, कोई स्त्री उठा रही है तो उसे भी समझ में आए, कोई युवा पढ़ रहा है तो उसे भी समझ में आए, कोई वृद्ध पढ़ रहा है तो उसे भी समझ में आए। ये समझ में तो आए, साथ ही साथ हम जो एविडेंस यानी कि जो तर्क दे रहे हैं वो मेरी कही गई बातों से मेल खाना चाहिए। यानी कि मैं जिस भी विषय पर लेखन करने जा रही हूँ, जिस भी टॉपिक पे करने जा रही हूँ, पहले मेरा खुद में उस चीज के लेकर क्लियरिटी होनी चाहिए। जब मैं पूरी तरीके से क्लियर हूं तभी मैं लिख भी पूरी तरीके से ही पाऊंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब विशेष लेखन, तभी एक अच्छा विशेष लेखन कहलाता है जब सभी लोगों को समझ में आए, उसमें पूरी तरीके से तालमेल हो, तभी वो एक विशिष्टता प्रदान विशेषीकृत लेखन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग कवर करने वाले को रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा क्यों दिया जाता है? अब देखिए, यहां पर जब ये दोनों रिपोर्टिंग ही अलग हैं तो इनको कवर करने वाले व्यक्ति भी अलग अलग तरह के कैटेगरी में होंगे ना। अब जैसे जो बीट रिपोर्टिंग कर रहा है उसे उस क्षेत्र के लिए विशेषता हासिल करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो विशेष संवाददाता है जो कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर रहा है उसे अपने क्षेत्र में महारत होनी चाहिए। जिस भी क्षेत्र में लिख रहा है उसका हिस्ट्री, उसके रिकॉर्ड्स, उसकी प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर की प्लानिंग, सब कुछ उसे पता होना चाहिए। जबकि बीट रिपोर्टिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो है संवाददाता है उसको ये सारी चीजें पता हो। मान लीजिए शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं तथा तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई। ठीक है भाई, जो सिंपल कर रहा है वो तो बता देगा कि हाँ गिरावट आई, इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला क्या कहेगा? वो उन सबके रीजंस के बारे में बताएगा। इससे पहले भी गिरावट कैसे आई है ये भी बताया है, साथ में आने वाले भविष्य के बारे में बताएगा कि ये गिरावट कब तक सुधार में आ सकती है और इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा मिलता है, क्योंकि इन दोनों के कार्य करने के तरीके भी अलग अलग होते। अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? आजकल खेल में लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। सिर्फ पहले होता था खाली एक खेल क्रिकेट में होता था, लेकिन आज सभी खेलों में लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है ना।
खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है और हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। अब देखिए, हमने भी भाई अपने बचपन में खेला, आपने भी खेला, आप अभी भी खेलते होंगे, ठीक है ना। तो एक कोई ना कोई खेलो, हम नहीं कह रहे कि आपने क्रिकेट खेला, कि आपने वॉलीबॉल खेला, कोई भी खेल खेला तो वो खेलने वाली जो भावना है वो हम सभी के मन में होती ही होती है। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट आजकल बसा हुआ है, और इसीलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। इसीलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेल को बहुत अधिक महत्व मिलता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी स्टेज पर खेलों से जुड़ा रहा है। इसी सबको पता है कि खेल के बारे में तो हर एक व्यक्ति पढ़ेगा। सभी समाचार पत्रों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ होते हैं और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता है। हमेशा देखिए, खेल की खबरें जरूर दिखाई जाती है। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तो सिर्फ अखबारों में नहीं, आप टीवी में चले जाइए, आप रेडियो में चले जाइए, आप इंटरनेट पे आ जाइए, हर जगह कोई भी होगा, कहीं पे भी होगा, खेलों के बारे में जरूर बात होती। प्रश्न संख्या 12 है, विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। अब हम लोग विशेष लेखन तो कर रहे हैं, इसकी भाषा शैली किस तरीके की होनी चाहिए। अब देखिए, हम सभी को पता है कि हमें पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग दर्जे के लोग हैं। भाई कोई गरीब है, रिक्शा चलाने वाला भी हमारे अखबार को पढ़ रहा है, एक जो है राजनीतिज्ञ है वो भी पढ़ रहा है, एक फिल्म एक्टर है वो भी पढ़ रहा है, एक साहित्यकार है वो भी पढ़ रहा है। तो देखिए, अलग अलग दर्जों के लोग हो गए। फिर आते हैं अलग अलग वर्गों के लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो सभी को आसानी से समझ में आए, हाँ, और साथ ही साथ उसमें कभी भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है, उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल होते हैं। अब जैसे आप व्यापार ले लो, खेल ले लो, तकनीकी रूप से जटिल होते ही होते हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई मान लीजिए अगर क्रिकेट को हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो हमेशा ऐसा लिखो कि अगर एक व्यक्ति पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसे समझ में आए। इसीलिए विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है। अभी हमने शब्दावली के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो हर क्षेत्र की अपनी एक शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हो तो उसकी शैली कथ्यात्मक हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हो तो उसकी शुरुआत भी फीचर की तरह होती है। तो अब जब हम विशेष लेखन कर रहे हैं तो उसमें हम कई शैलियों में लिख सकते हैं, लेकिन भाषा पर हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ही आसान होनी चाहिए, और अगर आप तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल भी कर रहे हो तो उसे समझाते हुए ही आपको लेखन करना होता है। प्रश्न संख्या 13 है, कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में पाठकों की रुचि क्यों होती है। अब देखिए, व्यापार में या सेंसेक्स में या कहीं पे भी अगर महंगाई बढ़ रही है या सेंसेक्स में गिरावट आ रही है, कुछ भी होगा तो आम व्यक्ति पे उसका असर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है, दालें महंगी हो रही है, चावल महंगा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आम व्यक्ति पर पड़ेगा। इसकी जानकारी वो कहाँ से लेगा? जाहिर सी बात है, कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत की जुड़ी खबरों से लेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को इसमें इंटरेस्ट होता है। हम बाजार में
से कुछ भी खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे, नफा नुकसान आदि की बात होती है, तो इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रुचि होती है, क्योंकि हम कुछ भी हो, हम कहीं ना कहीं से तो इस बारे में अफेक्टेड होंगे ही होंगे। इसीलिए हम इन सारी चीजों के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किसी विषय की विशेषज्ञता हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है? अब भाई देखिए, विशेष लेखन करने के लिए विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती है। अब वो कैसे हासिल होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा इंटरेस्ट उस क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई मुझे क्राइम में इंटरेस्ट है और मैं विशेष रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ स्पोर्ट्स में, ऐसा नहीं। तो जिसमें इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र में जाइए। आप उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 यानी कि 12th और स्नातक तक स्तर पर उसी या उससे जुड़ी विषय में पढ़ाई करी हो, ठीक है। अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। यानी कि आपको अगर उस विषय में रिपोर्टिंग करनी है तो आप उससे पूरी तरह टच में रहो, उसके सारे करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। यानी कि जो कोई भी उस क्षेत्र से संबंधित हो, आप हमेशा उसके प्रूफ्स अपने पास रखते हुए चलिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इसके बारे में जब रिपोर्टिंग करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में बतानी पड़ेगी। उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। एक तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया भी आपके विषय में आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपको एक तरीके से उस विषय या उस क्षेत्र के बारे में एक कीड़ा बन जाना है और उसके बारे में सारी नॉलेज लेनी है और उसे इकट्ठा करके रखनी है। जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उनमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम, फोन नंबर आपकी डायरी में जरूर होनी चाहिए। यानी कि उस क्षेत्र से जुड़े जितने लोग हैं जो विशेष हैं उनके आपके कॉन्टेक्ट नंबर, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ इस हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर ही निर्भर करती है। तो उस क्षेत्र में अपने जो है सूत्र जरूर से जरूर बनाएं। प्रश्न संख्या 15 है, समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का प्रश्न ना हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों? अगर नहीं है तो वो संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाता, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। समाचार पत्र में कारोबार, अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। समाचार पत्र में आर्थिक और खेल के पृष्ठ ना हो तो वो संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व होता है, क्योंकि देखिए हम हर तरीके से कहीं ना कहीं बाजार से कनेक्टेड रहते हैं। तो चाहे आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, लेकिन अगर कहीं पे भी महंगाई बढ़ रही है, हम बाजार से जो चीजें खरीद रहे हैं, ये सब अर्थ या व्यापार जगत से जुड़ी होती है। तो हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है। तो जब हर एक व्यक्ति इससे जुड़ा है, जानना चाहता है, तो अखबारों में इसके बारे में जरूर प्रकाशित किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न जो हम आपके सामने लेकर आए थे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि विशेष लेखन से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी हमारे कई चैप्टर्स बाकी हैं, तो उनको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी फिर से मिलेंगे हम अपने नए चैप्टर के साथ, लेकिन तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप